यूट्यूबर मौसी की कहानियों में आज की कहानी है दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी न्योता। पत्नी के प्रति असहिष्णुता को पति प्राय अपना अधिकार मान लेता है, भले ही उसे शर्मनाक स्थितियों से ही क्यों न गुजरना पड़े। आज भी हम अपने आसपास ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखते हैं जो अपने ही घर परिवार में अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती और धीरे धीरे उनके अंदर का आत्मविश्वास भी इतना कम हो जाता है कि वो स्वयं को महत्वहीन समझने लगती हैं। और ऐसा प्रायः तब होता है जब पति किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित पद पर हो या बहुत ही अधिक पैसे वाला हो। तो चलिए सुनते हैं बहुत सुंदर सी कहानी न्योता। उनका घर वैसा ही रहा जैसा मैंने अपनी कल्पना में उकेर रखा था। स्थायी स्वागत मुद्रा के साथ घनी विपुल वनस्पति, ऊंची लाल दीवारें व पर्देदार खुली खिड़कियां लिए वह विशाल काय बंगला पूरी सड़क को सुशोभित कर रहा था। साहब घर पर नहीं है। अभी हम फाटक पर ही थे जब एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 4 संतरियों ने अपनी बंदूकें अपने कंधों पर तान ली। हम तुम्हारे साहब से नहीं, उनकी पत्नी से मिलने आए हैं। मैं तारा की ओट में खड़ा हो गया। हम उनके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्ता बताएंगे हुजूर? सभी संतरियों ने तत्काल अपनी बंदूकें अपने कंधों से नीचे उतार लीं और हमें सलाम ठोका। मेरी पत्नी उनकी बहन है। मैंने तारा की ओर इंगित किया। हुजूर, एक संतरी ने हमारे लिए फाटक खोला तो दूसरे ने आगे बढ़कर मेरे हाथ का सूटकेस अपने हाथ में ले लिया। आइए, तीसरे संतरी ने हमें बरामदे की ओर निर्दिष्ट किया। कौन है? बरामदे का वर्दीधारी अर्दली अतिरिक्त रूखा लग रहा था। मेम साहब की बहन है, सामान उठाए हमारे साथ चल रहे संतरी ने कहा। मेम साहब की बहन से हम मिल चुके हैं। अर्दली की गर्दन ने बल खाया। वे गाड़ी से आती हैं, गहनों और खुशबुओं से लकदक रहती हैं, ऐसे नहीं। तारा का चेहरा मोहरा बहुत सामान्य है और फिर वह अपने परिधान तथा केशभूषा के प्रति अक्षम्य लापरवाही भी दिखाती है। उसे देखकर बहुत कम लोग जान पाते हैं कि एक कॉलेज लेक्चरर की नौकरी उसके हाथ में है। आप ये नाम अंदर अपनी मेम साहब को दिखाएं, फिर हमसे बोलना। अपना नाम मुझे अपने रेल टिकट पर लिखना पड़ा। दूसरा कोई फालतू कागज उस समय मेरे पास न रहा। वे हमें एक रेल यात्रा के दौरान मिली थीं। एयर कंडीशन स्लीपर के कोच में पर्दे के उस तरफ जो 4 सीटें रहीं, उनमें 3 हमारी थीं और एक उनकी। 2 दिन बाद लुधियाना में तारा के भाई की शादी थी और हमने नीचे वाली सीटें बहुत दिन पहले ही बुक करवा रखी थी। आप शायद ऊपर वाली सीट पर जाएंगी। मैं खाना खत्म कर लूं? उनके चेहरे पर एक भी शिकन न पड़ी थी। आप अपना सामान अभी उधर टिका सकते हैं, वो सीट खाली ही तो पड़ी है। जरूर जरूर, मैंने तपाक से कहा था। बचपन से ही मैंने अपने आसपास की स्त्रियों को बहुत जल्दी में पाया है। फुर्सत से उनका बहुत कम परिचय रहा है। बचपन में माँ और बहनों को जब भी देखा, जल्दी में ही देखा। तारा तो उनसे भी कम अवकाश मनाती है। उसकी जल्दी तो अक्सर उतावली और हड़बड़ी का रूप धारण करने में अधिक समय नहीं लेती। आप बहुत कृपालु हैं। मेरी ओर देखकर वे प्रसन्न चित्त मुद्रा में हंस दी थी। अपने साथ, आपके साथ नहीं। मैंने चुटकी ली थी। भूखे पेट बिस्तर बिछाने से बच गया। आप अपना टिफिन दिखाइए। विभोर होकर वे मचल गईं। देखें हम क्या क्या बांट सकते हैं। उनके टिफिन के महक रहे पनीर के उन बड़े टुकड़ों में से जब कुछ टुकड़ों की मुन्ना की प्लेट में आ जाने की संभावना उत्पन्न हुई तो उन्नीदे मुन्ना की ऊंघाई भाग गई। पूरी यात्रा की अवधि में मैंने पाया अपनी बात कहने का उनके पास अपना एक विशेष परिमाण व मापदंड रहा। अपने श्रोता के अनुरूप वे एक मर्यादित सीमा के भीतर नियंत्रित
वह मीठे बोल ही मुख से उचारती रहीं। उनके शब्द देववाणी सदस्य वेद वाक्य ना भी रहे, फिर भी उनके मुख से जो भी सुनने को मिला, सहज में ही उन शब्दों ने सुनिश्चित रूप से एक असाधारण अलंकरण ग्रहण कर लिया। ये मेरे पति का कार्ड है। जब हम लोग लुधियाना उतरे थे तो उन्होंने हमें अपने न्योते के साथ एक विशिष्ट मुस्कान भी दी थी। मुझे मिलने जरूर आइएगा। अचरज, सुखद अचरज, उत्कंठित व सदैव मुस्कान के साथ वे शीघ्र ही अपने बरामदे में प्रकट हुए। आप अंदर आइए। उन्होंने हमारे लिए अपना विशिष्ट ड्राइंग रूम खुलवाया। मैं अभी चाय का प्रबंध देखकर आती हूँ। मैं चाय नहीं पीता। मुन्ना पनीर के वे टुकड़े अभी तक न भूला था। तो नींबू का ठंडा शरबत चलेगा? उनकी मुस्कान फिर मृदुल रही। शरबत में ढेर सी चीनी के साथ थोड़ा सा काला नमक मिला देंगे तो फिर मुन्ना कहेंगे, आंटी एक गिलास और। आज मालूम हुआ आतिथ्य सत्कार किसे कहा जाता है। उनके जाते ही मैंने तारा को उलाहना दिया। और जिंदगी में मुस्कुराहट का क्या मोल है, वरना हमारे भाग में तो शिकायत पेटी ही आई। जिसे सुख हर पल गुदगुदाएगा उसे फिर हरदम हंसी तो आएगी ही। तारा का व्यवहार और शिकायती हो चला। और आतिथ्य सत्कार का क्या है, इन्हें अपने हाथ से थोड़े ना कुछ बनाना है। सब कुछ घर में गश्त लगा रहे अर्दली बनाएंगे लाएंगे। ये केक मैंने कल खुद बनाया था। 2 खानों व 4 पहियों वाली ट्रॉली वे अपने हाथ से ड्राइंग रूम में ठेल कर लाई। कल हमारे बेटे का 15वां जन्मदिन रहा। बेटा तो खैर देहरादून स्कूल में पढ़ता है, वहीं हॉस्टल में रहता है। फिर भी हमने इधर इस केक के बल पर उसका जन्मदिन मना ही डाला। केक बहुत बढ़िया है, मैंने कहा। मुंह में पहुंचते ही हलक से नीचे उतरने लगता है। और लीजिए। उन्होंने मेरी प्लेट फिर प्रचुर मात्रा में भर दी। कितने बच्चे हैं? तारा ने ब्यौरे एकत्रित करने चाहे। अपने कुतूहल के विषय का सूक्ष्म सर्वेक्षण करने में तारा निपुण है। 3। सबसे बड़ी लड़की 18 की है, फिर जन्मदिन वाला यह लड़का, फिर छोटी लड़की 10 साल की है। सभी हॉस्टल में है? तारा ने पूछा। हाँ सभी। वे मुस्कुराई भी और उदास भी होली। उधर जब इनकी पोस्टिंग नैनीताल में रही, लड़कियों को बहुत अच्छा स्कूल मिल गया, इसीलिए कस्बापुर की इस पोस्टिंग में अकेले ही आए, उन्हें साथ नहीं लाए। बच्चों के यहाँ ना रहने पर आपके पास बहुत समय खाली रहता होगा। तारा ने केक का एक और बड़ा खंड मुन्ना की प्लेट में परोसा। कितना सन्नाटा है यहाँ, कितना कुछ किया जा सकता है यहाँ। अपने खाली समय में मैं चित्र बनाती हूँ। उन्होंने मेरी ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। चित्र? मैं उत्सुक हो लिया। आप तो उच्च कोटि के चित्रकार हैं, यशस्वी व महत्वपूर्ण। आपको मेरे चित्र बहुत तुच्छ लगेंगे। उन्होंने घबराहट का स्वांग रचा। आपके चित्र मैं जरूर देखना चाहूंगा। उन्हें प्रोत्साहन देना मुझे जरूरी लगा। मुझे विश्वास है वे भी आपकी तरह भव्य व लोकोत्तर होंगे। लोकोत्तर? वे समझी नहीं। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं हंसने लगा। इस दुनिया के नहीं, उस दुनिया के जहाँ पेड़ छाया देते हैं, फूल खुशबू और बादल इंद्रधनुष। आप दिखाइए तो। तारा आक्रमणशील स्वर में बोली। मेरे पति चित्रकार तो हैं ही, चित्रकला की परिकल्पना के इतिहास व सिद्धांत की अच्छी जानकारी व परख भी रखते हैं। इनकी राय मूल्यवान है, आपके केक की लागत बराबर कर देगी। उनके कमरे में चित्र बनाने का ढेरों सामान रहा। तैल चित्रकारी हेतु कई तरह के ब्रश, कैनवस, पेंट, लेप व कागज। सामने रखे एक चित्राधार पर रंग बिरंगी एकल लड़की के सजीव चित्रण ने मुझे प्रभावित किया, तो पीछे कुछ दूरी पर रखे एक चित्र फलक पर बने एक समूह ने बुरी तरह चौंकाया भी। समूह के प्रत्येक सदस्य के धड़ की तमगों वाली यूनिफॉर्म के ऊपर जो सिर बनाए गए थे वे मानवीय न होकर बाघवत रहे। वही छल घाती मुद्रा, हिंसक आंखें। साहब आ गए हैं। एकाएक उस नीरव बंगले का सन्नाटा टूटा और चारों ओर गाड़ियों के हो हल्ले तथा अर्दलियों के तौबा तिल्ले की प्रदर्शनी शुरू होली। आइए उधर बैठते हैं।
उत्तेजनावश वे कांपने लगीं। लंबे डग भरती हुई वे हमें अपने पीछे के बरामदे से आंगन में ले गईं। आप लोग ये अमरूद देखिए, माली आपकी पसंद के अमरूद अभी उतार देगा। सविता! तभी एक रौबीली आवाज के साथ जूतों की ची हमें सुनाई दी। मैं आती हूँ, आ रही हूँ। वे चींची की दिशा में भागी। ये कौन लोग हैं? आवाज सख्त व कड़क थी। मेरे पुराने कॉलेज की छात्रा थी, अब वहाँ पढ़ाती है, कॉलेज लेक्चरर है, साथ में उसका पति है, बेटा है, एक ही बेटा है। पति क्या करता है? आवाज ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, मैंने भी पूछा नहीं। उन्हें यहाँ किसने भेजा? पिछली बार जालंधर जाते समय मुझे अकस्मात रेलगाड़ी में मिल गए थे, रेलगाड़ी में। उनका स्वर कांप गया। उन्हें यहाँ का पता किसने दिया? मुझसे भूल हो गई। उन्हें फौरन नर्क में भेजो। मुझे ड्राइंग रूम में 7 चाय चाहिए, तुम्हारे हाथ की, साथ में पनीर रोल्स और कोको का बर्थडे केक। केक कम पड़ जाएगा, वे घिघियाई। कम पड़ेगा, मिठाई ज़्यादा ठीक रहेगी। मिठाई। केक कहाँ गया? आवाज बहुत ऊंची हो गई। यह लड़की बेचारी, ये लड़की, इसका नाम तारा है। ये मेरे लिए उन दिनों बहुत बार केक लाया करती थी, बहुत बार केक लाई थी। मैंने सोचा मिठाई तो घर में है ही, सो केक उन्हें खिला दिया। केक को हीला बनाकर मैं उन महानुभावों को अपने साथ लाया था। 2 बार हल्की चीख निकली। किस वजह से? ये हम बीच में खिंचे पर्दे के कारण जान ना पाए। अब केक सामने ना रखेंगे तो मेरी कितनी खिंचाई होगी। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, चाय फौरन भेजो, रोल्स और मिठाई फौरन भेजो। तुम्हें इन लोगों से मिलने की अब कोई ज़रूरत नहीं, अभी मैं उन्हें फाटक तक पहुंचवा दूंगा। बिल्ली बुरी तरह भीग गई है, तारा ने कहा। अब हमें अमरूद ना मिलेंगे। मैं अमरूद जरूर लूंगा, मुन्ना मचला। बाजार से अमरूद लेंगे। मैंने मुन्ना को जबरन अपनी गोद में उठा लिया। मेम साहब इस समय फुर्सत से नहीं। तभी पिस्तौलधारी एक दरोगा हमारी ओर आ लपका। आपको जाने के लिए बोला है, फाटक तक हम आपको पहुंचाने आए हैं। आप अब अपना काम देखिए। फाटक पर पहुंचकर तारा ने उससे विदा ली। वह आंधी की तरह बंगले के अंदर लोप हो गया। ये कैसी जगह है? मुन्ना को मैंने अपनी गोद से नीचे उतार दिया। मेरे मुंह से अनजाने में ही एक पीड़ा भरा उच्छ्वास निकल गया। भीगी बिल्ली। तारा को मेरे वाक्य में अपना तिरस्कार जोड़ना जरूरी लगा। तो ये थी दीपक शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी न्योता। हम अक्सर दूसरों के वैभव ऐश्वर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन बहुत पुरानी कहावत है कि पराई पत्तल का बड़ा हमेशा अच्छा लगता है। वास्तविकता क्या है, ये हमें उन लोगों को करीब से देखने पर ही पता चलता है। तो बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ। मेरे 3 और चैनल भी हैं, कृपया उनको भी देखें, सुने, और यदि विषय सामग्री अच्छी लगे तो कृपया उन्हें भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। हाँ, यूट्यूबर मौसी की कहानियाँ तो आप लोग सुनते हैं, किंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन कीजिए और मुझे सजेशन भी दीजिए कि आप और कौन कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।